नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके बाई अजय सर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर और विजन इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन व डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्षमा चाहूँगा आप सभी से कि स्टूडियो सेटअप के कारण क्लासें रेगुलर नहीं रख पाए और आपकी स्टडी में थोड़ी बाधा हुई। उसके लिए हम आपसे बहुत माफ़ी मांगते हैं, क्षमा चाहते हैं आपसे। आगे से ऐसी शिकायत आपको नहीं मिलेगी। तो पिछली कक्षा में हमने प्रकाश का परावर्तन कंप्लीट किया था और हमने दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में, उनके बनने वाले जो जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनके बारे में भी हमने अध्ययन किया था। आज जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी दर्पण की, कौन सी रहेगी क्लास? अपने अपवर्तन की रहेगी, है ना। अपवर्तन यानी परावर्तन हमने पढ़ लिया है और हम आज पढ़ने वाले हैं अपवर्तन के बारे में, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो अगर ऑनलाइन जुड़ गए हैं मेरे साथ तो कॉपी पेन उठाइए और आज की जो हेडिंग है वो हमारी रहने वाली है अपवर्तन। क्या रहने वाली है भाई? अपवर्तन, है ना। अपवर्तन को इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं भाई? रिफ्रैक्शन कहते हैं इंग्लिश में। हाँ जी दोस्तों, क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। और परावर्तन को इंग्लिश में क्या कहते हैं मित्रों? परावर्तन को इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। बस आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करनी है ना। हाँ, अपन पढ़ने वाले हैं आज अपवर्तन। आपने परावर्तन की घटना से पहले जब हमने प्रकाश स्टार्ट किया था, तरंग स्टार्ट की थी, है ना, तो उसमें मैंने आपको माध्यम के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? माध्यम के बारे में बताया था। और माध्यम जो है कणों की उपस्थिति के आधार पर कितने प्रकार का पढ़ा हमने? एक तो पढ़ा था गुरुजी सघन माध्यम और एक गुरुजी पढ़ा था हमने विरल माध्यम। जी दोस्तों, ये दोनों प्रकार के माध्यम की अपन चर्चा कर चुके थे, है ना। बस अपवर्तन जो है वो सघन से विरल में जाएगा प्रकाश, और विरल से किस में जाएगा भाई? सघन में जाएगा। तो हमें एक घटना देखने को मिलेगी और उस घटना को हम कहेंगे अपवर्तन। गुरुजी ये कैसे होगा? तो याद रखना है, जब भी सघन से विरल में जाते हैं तो सबको पता है वेग में परिवर्तन आएगा या नहीं आएगा? तरंग के वेग में परिवर्तन आएगा, प्रकाश के वेग में परिवर्तन आएगा या नहीं आएगा? गुरुजी कहते हैं कि आएगा। अच्छा, विरल से सघन में जाएगी प्रकाश की किरण या फिर प्रकाश विरल से सघन में जाएगा तो भी प्रकाश के वेग में परिवर्तन आएगा और वो अपने जो वास्तविक पथ है, उसका जो वास्तविक रास्ता है, उस वास्तविक रास्ते से भटक जाएगा। और भटक जाएगा तो दोस्तों एक घटना होगी और उस घटना को अपन कहेंगे अपवर्तन। क्या कहेंगे? अपवर्तन कहेंगे, है ना। तो जब प्रकाश अपने मूल पथ से विचलित हो जाता है, मूल पथ से विचलित होने का अर्थ है कि सघन से विरल में जाएगा और विरल से सघन में जब प्रकाश की किरण जाती है तो दोस्तों याद रखना, प्रकाश जो है, प्रकाश की किरण है, वो वेग में परिवर्तन के कारण अपने मूल पथ से क्या हो जाती है भाई? विचलित हो जाती है। इस घटना को अपन क्या कहते हैं?
अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अपवर्तन कहते हैं। क्या बोला मैंने? अपवर्तन क्या है? जब प्रकाश किरण है ना, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह वेग में परिवर्तन के कारण अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह वेग में परिवर्तन के कारण अपने मूल पथ से क्या हो जाएगी भाई? विचलित हो जाएगी। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं भाई? परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अपवर्तन कहते हैं। देखो क्या होता है, इधर देखो, मैं ये कहूं कि आपके पास एक अपवर्तक सतह पृष्ठ है, एक अपवर्तक पृष्ठ है, और ये अपवर्तक पृष्ठ है, ये दो माध्यमों को क्या कर रहा है? पृथक कर रहा है। दो माध्यमों को क्या कर रहा है बताओ? पृथक कर रहा है। कौन कौन सा? मैंने ये कहा, ये वायु माध्यम है, और याद रखना ये क्या है? ये पानी है। ये पानी माध्यम है, और ऊपर क्या है? वायु माध्यम है। ठीक है। दूसरा आपके पास में है, दूसरा ये भी एक अपवर्तक सतह है, पृष्ठ है, और ये अपवर्तक पृष्ठ याद रखना दो माध्यमों को पृथक कर रहा है। एक किसको? पानी को, और दूसरा क्या है? दूसरा है, याद रखना है, वायु है। दूसरा क्या है? वायु है। अब आप मुझे एक बताओ कि वायु कैसा माध्यम है पानी की अपेक्षा? तो आप कहोगे वायु जो है गुरुजी वो क्या है भी पानी की अपेक्षा? तो आप कहोगे पानी की अपेक्षा क्या है? विरल माध्यम है। कैसा माध्यम है? विरल माध्यम है। जबकि पानी कैसा माध्यम है? तो आप कहोगे गुरुजी सघन माध्यम है। कैसा माध्यम है? बताओ दोस्तों, कमेंट करके ये बताओ कि कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है। क्या इतनी बात समझ में आई? पानी जो है, पानी वायु की अपेक्षा सघन माध्यम है, जबकि याद रखना है वायु कैसा माध्यम है? वायु मित्रों सघन नहीं, कैसा माध्यम है? पानी की अपेक्षा विरल माध्यम है। कैसा माध्यम है? विरल माध्यम है। आप सब जुड़ गए हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को क्या करो भी? लाइक करो, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना है। अगर जुड़ गए हो क्लास से तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स है आपके पास में, जितने भी टेलीग्राम ग्रुप्स है आपके पास में, आप इंस्टा पे जुड़े हो किसी से, या फिर आप फेसबुक चलाते हो, तो सभी जगह विजन इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म जीके बाई अजय सर को इतना फैला दो कि सारी सूरतगढ़ ही नहीं, गंगानगर जिला ही नहीं, पूरे राजस्थान में डंका बजे। ठीक है ना दोस्तों। चलें, अगर अपन बात करें सघन माध्यम की, तो सघन माध्यम में प्रकाश का वेग जो होता है
प्रकाश का वेग जो होता है सघन माध्यम में वो क्या होता है, कम होता है। किसकी तुलना में, विरल माध्यम की तुलना में। याद रखना है वेग जो है प्रकाश का वो सघन में क्या होगा, कम होगा, जबकि विरल में वेग क्या होता है दोस्तों, अधिक होता है। विरल में वेग क्या होता है, अधिक होता है। क्या बताया मैंने आपके सामने ये बात बताई है कि सघन जो माध्यम होगा उसमें प्रकाश का वेग जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, वो होगा कम। क्या होगा, वो होगा कम। जबकि विरल माध्यम जो होगा उसके अंदर प्रकाश का वेग जो होगा वो क्या होगा, अधिक होगा। वो क्या होगा बताओ, अधिक होगा। ये दोनों बातें अगर समझ में आ गई है तो मैं ये कहूँ कि ये कोई प्रकाश की एक किरण है और ये वायु माध्यम से आ रही है। किससे आ रही है, वायु माध्यम से आ रही है। क्या इतनी बात समझ में आई आपको, है ना। और अपवर्तक सतह से ये टकरा रही है, जहाँ से टकरा रही है वहाँ से एक सीधी रेखा है और इस सीधी रेखा को दोस्तों बताओ मैंने आपको क्लास में भी बताया है ना। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अभिलंब। क्या कहेंगे बताओ, अभिलंब कहेंगे। और याद रखना है प्रकाश की किरण जब सघन से विरल में प्रवेश करे, विरल से सघन में प्रवेश करे तो याद रखना है सघन माध्यम में प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो प्रकाश की किरण धीमी पड़ जाएगी और ये अभिलंब की तरफ क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। ये अभिलंब की तरफ क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब विरल से सघन माध्यम में कोई प्रकाश की किरण प्रवेश करती है, विरल से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो याद रखना है वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्यों, क्योंकि सघन माध्यम में प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा, अभी कम हो जाएगा। सीधी सी बात है, कोई व्यक्ति दौड़ता हुआ आ रहा है और किसी पत्थर से टकरा जाए, टकराने के बाद में उसका वेग क्या हो गया भाई, कम हो गया, उसकी चाल क्या होगी, कम होगी। मैं ये कहूँ कि कोई एक छोटा बच्चा खेलता हुआ मेरी तरफ आ रहा है और मैंने उसको पकड़ लिया, इसका मतलब मैं उसके लिए अब एक सघन माध्यम का काम कर रहा हूं, जबकि वो वायु में दौड़ता हुआ आ रहा था तो वायु उसके लिए विरल माध्यम थी। जब वो दौड़ता हुआ आ रहा था तो उसका वेग अधिक था और मैंने उसको पकड़ लिया, इसका मतलब मैं उसके लिए सघन माध्यम का काम कर रहा हूं तो उसका वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसका वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बस वही कारण यहाँ पर रहेगा और ये किरण जो है वो अपने मूल पथ से क्या हो जाएगी भी, विचलित हो जाएगी और अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इस घटना को हम क्या कह रहे हैं, याद रखना, इस घटना को हम क्या कह रहे हैं, इस घटना को अपन कह रहे हैं अपवर्तन। ठीक है, इतनी बात आप याद रखोगे। नेक्स्ट जो है वो अपन पढ़ने जा रहे हैं और वो अपन पढ़ने जा रहे हैं, याद रखना है किसके बारे में। अगला जो आपके पास में एक घटना है वो घटना हमें ये कहती है कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल के अंदर प्रवेश कर रही है, किससे किसके अंदर, सघन से विरल के अंदर प्रवेश कर रही है, तो याद रखना उस कंडीशन में क्या होगी, तो सघन के अंदर प्रकाश का वेग जो होता है, सघन माध्यम के अंदर प्रकाश का वेग जो होता है ना वो होता है कम। क्या होता है, वो कम होता है। और जब विरल के अंदर प्रवेश करता है तो उसका वेग बढ़ जाने के कारण प्रकाश की किरण जो है वो अभिलंब से क्या हट जाएगी, दूर हट जाएगी। वो अभिलंब से क्या हो जाएगी बताओ, दूर हट जाएगी, है ना। याद रखना वो अभिलंब से क्या होगी बताओ भाई, दूर हट जाएगी। ठीक है ना। क्यों हट जाएगी, तो आप कहोगे गुरुजी इसका जो प्रकाश का वेग है वो क्या हो जाएगा अभी, अधिक हो जाएगा, तो ये मूल पथ से विचलित हो जाएगी और अभिलंब से क्या हो जाएगी भी, दूर हट जाएगी। इस कंडीशन में याद रखना है अभिलंब के पास आ जाती है तो यहाँ पर दो प्रकार के कोण बनते हैं और कोण बनते किस किस के बीच में है, तो याद रखना है आपको, ये तो क्या है, ये है आपतित किरण। क्या है ये, आपतित किरण है। ये आपतित किरण, समझ में आई बात। ये कौन सी किरण है दोस्तों, ये है अपवर्तित किरण। कौन सी है, अपवर्तित किरण। ठीक है ना, याद रखना ये है अपवर्तित किरण, है ना। इधर वाली जो किरण है ये भी आप कहोगे गुरुजी ये भी अपवर्तित किरण है। क्या है ये, अपवर्तित किरण है। ठीक है ना। और ये वाली किरण क्या है बताओ, आपतित किरण है। कैसी किरण है बताओ, आपतित किरण है गुरुदेव, है ना, आपतित किरण है। ठीक है ना।
ये जो है आपका कोण किस किस के बीच में, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बना है, इसे कोण क्या कहेंगे, आई कहेंगे। और कोण आई का नाम हो गया आपका आपतन कोण। क्या हो गया बताओ, आपतन कोण हो गया। समझ में आ गई बात। अच्छा, ये जो कोण बना है कोण, इसको बोलेंगे कोण, क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। और कोण आर का मतलब हो गया, याद रखना है, अपवर्तन कोण। कौन सा कोण हो गया बताओ, अपवर्तन कोण हो गया। कौन सा कोण हो गया दोस्तों, अपवर्तन कोण हो गया। समझ में आई बात। बस ये कंडीशन यहां पर है, ये कोण क्या है, आई है, और ये कोण क्या है, आर है। समझ में आई। ये जो बात है ना, ये आपको समझ में आई होगी। इसे क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। सॉरी, क्या कहते हैं इसे, आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं भाई, इसे अपन कहते हैं अपवर्तन कोण। क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है ना। कोण आर को क्या कहते हैं अपन, अपवर्तन कोण कहते हैं। देखो यहां पर एक बात आपको याद रखनी है, और वो क्या रखनी है गुरुदेव, तो आप समझो इधर। देखो बच्चों, क्या बात याद रखनी है, आपको याद रखनी है कि जब सघन से विरल माध्यम के अंदर कोई प्रकाश की किरण प्रवेश कर रही है, सघन से विरल माध्यम के अंदर प्रकाश की किरण प्रवेश कर रही है ना, तो उस कंडीशन में अभिलंब से दूर हट जाती है प्रकाश की अपवर्तित किरण। प्रकाश की अपवर्तित किरण जो है वो अभिलंब से दूर हट जाती है, और इस कंडीशन में कोण आई है वो कम हो जाता है, और कोण आर है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी बात है। कोण आई है और कोण आर है, दोनों के बीच में इस कंडीशन में क्या रिलेशन रहेगा, तो आप कहोगे इस कंडीशन में, कौन सी कंडीशन में, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से निकलती है और विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो कोण आर यानी अपवर्तन कोण आपतन कोण से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, है ना। किस कंडीशन में, तो आप कहोगे सघन से विरल के अंदर जब प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तब। यदि प्रकाश की किरण कौन से माध्यम से, कौन से माध्यम से, याद रखना है विरल माध्यम से। कौन से माध्यम से भाई, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। कौन से माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो याद रखना इस कंडीशन में जो कोण आई है वो अधिक होता है किससे, कोण आर से। वो अधिक होता है किससे, कोण आर से अधिक होता है भाई। क्या ये दोनों बातें आपको समझ में आई है या नहीं आई है? अगर आई है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों, है ना। वीडियो को अपने स्टेटस में लगाओ, है ना। सबसे ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करो, लाइक एंड क्या क्यों करो भाई, सब्सक्राइब करो भाई, ठीक है ना। आगे चलें। आगे यदि अपन बात करें तो घटनाओं की बात करें अपन, तो याद रखना है अपवर्तन की घटना के अंदर प्रकाश की जो कौन सा गुणधर्म है वो चेंज होता है, और कौन सा गुणधर्म है वो चेंज नहीं होता। जब हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था, तो प्रकाश के परावर्तन में हमने कहा था कि जी कौन सी घटना चेंज हो जाती है ना, कौन सी घटना है वो चेंज हो जाती है। तो आपने कहा था कि वहाँ पर तो प्रकाश का वेग नहीं बदल रहा। जी हाँ, वेग नहीं बदल रहा है तो तरंग दैर्ध्य नहीं बदल रही है। जी हाँ, ये सारी बातें आपने पढ़ी थी। लेकिन मैं कहूँ कि अपवर्तन के अंदर कौन सी घटना बदल जाती है और कौन सी घटना नहीं बदलती, तो मैं ये बताओ, आप मुझे ये बताओ कि तरंग के कौन कौन से गुणधर्म जो है वो आपने पिछली कक्षाओं के अंदर पढ़े थे, है ना। जो बच्चा आज पहली बार मुझे देख रहा है YouTube पर, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस YouTube चैनल को शेयर करें, और जो पहली बार आज जुड़ा है हमसे तो इस क्लास को भी शेयर करें, है ना। और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि बेल आइकन को भी प्रेस किया जाए। और आपको मैं बता दूं, बेल आइकन प्रेस करने का फ़ायदा आपको ये रहेगा कि हमारी जो आने वाली क्लास की वीडियोज़ हैं वो आपको आसानी से प्राप्त हो सकती है, और घर बैठे आप एक बहुत बेहतरीन कंटेंट का क्या ले सकते हो, आनंद ले सकते हो। अगर आपको रेगुलर हमारी क्लासों के साथ में ऑफलाइन जुड़ना है, तो आपका जो सूरतगढ़ है, सूरतगढ़ न्यू बस स्टैंड के बिल्कुल एकदम सामने की तरफ यदि आप देखोगे तो आपको विजन इंस्टीट्यूट का ऑफिस नज़र आएगा। उस ऑफिस में आकर के आप SI, ASI, RAS, है ना, राजस्थान पुलिस है,
और दिल्ली पुलिस का बैच अभी अपन स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे जो बैच चल रहे हैं वो महिला ASI बैच चल रहा है, SI बैच चल रहा है, RAS बैच चल रहा है, इसके साथ साथ में SSC है ना, GD का बैच चल रहा है, ALP का बैच हम यहाँ पर चला रहे हैं। तो आप आकर के हमसे मिलो, हमारी पूरी टीम से मिलो, विजन इंस्टीट्यूट की पूरी टीम से मिल करके आप अपनी तैयारी को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हो। मेरा तो यही कहना है कि अब आप घर से बाहर निकलो और अपनी जो पढ़ाई है उसको जारी रखो, ठीक है ना, क्योंकि राजस्थान में भी देखा जाए तो एक चुनावी साल है और आपको बहुत सारी वैकेंसियां देखने को मिलेगी, ठीक है ना। इसके साथ साथ में आप अगर सेंट्रल सरकार, भारतीय सरकार की बात करें अपन, तो उनके लिए भी एक चुनावी साल रहेगा, तो ALP की बहुत बड़ी वैकेंसी आप देख सकते हो, है ना। तो इसके साथ साथ में जो ग्रुप D है उसको बदल करके ग्रुप C कर दिया गया है, वो भी आप वैकेंसियां देख सकते हो, ठीक है। तो घर बैठे तो आपको वो सीट जो आपकी है वो मिल नहीं पाएगी, है ना। तो उसके लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और करना क्या है गुरुजी, आप मैं ये नहीं कहता कि आप विजन इंस्टीट्यूट को ही ज्वाइन करो, किसी भी संस्था को ज्वाइन करो आप, ठीक है ना। और किसी भी एक इंस्टीट्यूट के साथ में आप जुड़ सकते हो, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप हमारी मेहनत को देख सकते हो इस YouTube चैनल के माध्यम से कि हमारा कंटेंट कैसा है। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आइए, आप सभी का मोस्ट वेलकम है ना। तो चलो आगे। अपवर्तन की घटना में प्रकाश तरंग के कौन कौन से गुण धर्म हैं वो बदल जाते हैं। देखो, आपने प्रकाश का वेग पढ़ा है, तो वेग भी, या फिर आप ये कह सकते हो चाल भी तरंग का एक गुणधर्म है। इसके साथ में तरंग दैर्ध्य भी याद रखना है, तरंग का एक गुणधर्म है। दोस्तों, आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा आपने आवृत्ति भी पढ़ी होगी। आवृत्ति भी प्रकाश तरंग का एक गुणधर्म है। आपने तीव्रता भी पढ़ी होगी, तीव्रता भी प्रकाश तरंग का एक गुणधर्म है। और इसके साथ साथ में आपने आयाम भी पढ़ा होगा। आयाम भी याद रखना है, प्रकाश का एक क्या है, प्रकाश तरंग का एक क्या है, गुणधर्म है। मैं ये कहूं कि कौन सी घटना है वो अपरिवर्तित रहती है और कौन सी घटना परिवर्तित हो जाती है। एक बार आप आइडिया लगाओ थोड़ा सा, बदल क्या क्या चीज रही है ना, वो आपको याद रखना है, वो आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो देखो, परिवर्तन कौन कौन सी चीजें हो जाती है उसके बारे में अपन बात करें, ठीक है। मैं ये कहूं कि किसी भी पदार्थ की जो आवृत्ति है, तरंग की जो आवृत्ति है, क्या वो निश्चित होती है, अनिश्चित होती है? क्या वो निश्चित होती है, अनिश्चित होती है? तो आप कहोगे गुरुजी आवृत्ति हमेशा निश्चित रहेगी, और निश्चित है तो सीधी सी बात है ये अपरिवर्तित रहेगी। ये क्या रहेगी भाई? ये अपरिवर्तित रहेगी। किस घटना में? ये रहेगी आपकी अपवर्तन की घटना में। अपवर्तन की घटना में आवृत्ति हमेशा अपरिवर्तित रहती है, ये फिक्स रहती है, ये निश्चित रहती है। समझ में आ गई ना बात? वेग बदलता है, हाँ वेग बदलता है, याद रखना है ये परिवर्तित हो जाएगा। और सबको पता है वेग यदि बदलता है तो आपने पढ़ा है v बराबर क्या होता है, n गुणा क्या होता है, लैम्डा होता है। ये हमेशा फिक्स रहता है, इसका मतलब ये बदल नहीं सकती। तो जो वेग है वो तरंग दैर्ध्य की क्या है, समानुपाती है। इसका मतलब तरंग दैर्ध्य भी क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाते हैं। तरंग दैर्ध्य भी क्या हो जाती है दोस्तों, परिवर्तित हो जाती है। और याद रखना है अगर वेग परिवर्तित हो रहा है तो उसका आयाम भी क्या हो जाएगा, आयाम भी परिवर्तित हो जाएगा। आयाम भी क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। और यदि आयाम परिवर्तित हो गया तो आपने पढ़ा है आयाम जो है वो याद रखना है, आयाम परिवर्तित हो गया तो याद रखना है इसके बाद में तीव्रता भी क्या हो सकती है, तीव्रता भी परिवर्तित हो सकती है। तो अपवर्तन की घटना में कौन सी घटना है, जो कौन सा जो आपका गुणधर्म है प्रकाश तरंग का वो परिवर्तित नहीं होता, तो आप कहोगे आवृत्ति जो है, फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी अपरिवर्तित रहती है। वो क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा याद रखना है भी। क्या याद रखोगे, आवृत्ति जो है वो हमेशा क्या रहती है भाई, हमेशा फिक्स रहती है, वो नहीं बदलती है। इसके बारे में आप थोड़ी सी बात याद रखोगे। क्या ये सारी बातें आपको समझ में आई है? अगर समझ आई है तो फिर अपन आगे चलते हैं आगे। और आगे अपन पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का विभिन्न माध्यम के अंदर जो वेग है वो कैसा रहता है।
प्रकाश का जो वेग है वो विभिन्न माध्यम के अंदर क्या रहता है, उसका क्रम कई बार आपसे पूछ लिया जाता है दोस्तों, है ना। वेग का जो क्रम है वो क्या रहेगा, तो सबसे अधिक जो है प्रकाश का वेग वो किस में पाया जाता है, तो आप कहोगे निर्वात में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, निर्वात में पाया जाता है। उससे थोड़ा कम किस में पाया जाता है भाई, वायु में पाया जाता है। वायु से कम किस में पाया जाता है, तरल या द्रव में पाया जाता है, याद रखना है। इसके साथ साथ में वायु के बाद में है वो तरल में, और उससे कम पाया जाता है किस में, सबसे कम होगा वो किस में होगा दोस्तों, ठोस में होगा। सबसे कम किस में होगा, ठोस में होगा। मैंने आपको प्रकाश का वेग निर्वात में बताया 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर प्रति क्या होता है भाई, सेकंड होता है। आप ये भी कह सकते हो 3 लाख किलोमीटर प्रति क्या हो सकता है भी, किलोमीटर प्रति क्या हो सकता है भी, सेकंड हो सकता है। किलोमीटर प्रति क्या हो सकता है भी, सेकंड हो सकता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड याद रखना है, हो सकता है। और निर्वात में जो प्रकाश का वेग है दोस्तों वो किसने खोजा था, किसने ज्ञात किया था, तो याद रखना निर्वात में जो प्रकाश का वेग है वो रोमर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, ज्ञात किया था। रोमर नामक वैज्ञानिक ने निर्वात में प्रकाश के वेग को क्या किया था, ज्ञात किया था। नामक वैज्ञानिक ने निर्वात में प्रकाश के वेग को क्या किया था भाई, ज्ञात किया था। रोमर नामक वैज्ञानिक ने निर्वात में प्रकाश के वेग को क्या किया था, ज्ञात किया था। ये सारी बातें अगर समझ में आ गई है तो अगर मैं आपसे कहूं कि वायु के अंदर प्रकाश का वेग कितना होता है, वायु के अंदर प्रकाश का वेग कितना होता है, तो आप कहोगे वायु के अंदर गुरुजी प्रकाश का वेग है वो 2.9 है। किसके अंदर, वायु के अंदर। और अपन बात करें तो वायु के अंदर अगर प्रकाश का वेग अगर आप देखोगे तो 2.96 गुणा 10 की पावर 8 मीटर क्या रहेगा, प्रति सेकंड रहेगा। मीटर क्या रहेगा अभी, प्रति सेकंड रहेगा। 2.96 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड क्या रहता है, प्रकाश का वेग रहता है। इसके बाद में पानी है और इसके बाद में कांच है। पानी और कांच के अंदर प्रकाश का वेग कितना होता है, इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे तक पहुंचाना है ना, ताकि मैं आपकी कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं, है ना। जो पानी है इसका जो प्रकाश का वेग है वो रहता है, इसमें प्रकाश का वेग 2.25 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति क्या रहता है भी, सेकंड रहता है ना। कांच में जो रहता है वो कितना रहता है, 2 गुणा 10 की पावर 8 कितना रहता है, 2 गुणा 10 की पावर 8 मीटर क्या रहता है भी, प्रति सेकंड रहता है। यह बात आपको याद रखनी है। और एक होता है तारपीन का तेल जो होता है उसमें कितना रहता है। तारपीन का जो तेल है ना, ये एनसीईआरटी में दे रखा है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना भाई। तारपीन का जो तेल है, तारपीन का तेल, इसके अंदर 2.04 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड जो है वो प्रकाश का वेग क्या होता है भी, रहता है। ये बातें आपको 100% याद रखनी है क्योंकि ये परीक्षा में पूछ ली जाती है। तो आप मुझे ये बताओ, अरे निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। सबसे पहले तो आप ये बताओगे कि सबसे ज्यादा होता है, और कितना होता है सबसे ज्यादा, तो आप कहोगे 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। और ये किसने ज्ञात किया था दोस्तों, तो आप कहोगे रोमर नामक वैज्ञानिक ने इसको क्या किया था, ज्ञात किया था। वायु के अंदर प्रकाश का वेग 2.96 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। पानी के अंदर प्रकाश का वेग 2.25 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। कांच के अंदर प्रकाश का वेग 2 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। और तारपीन के तेल के अंदर 2.04 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड प्रकाश का क्या होता है भी, वेग होता है। प्रकाश का क्या रहता है भी, वेग रहता है। ये बातें आप सबको भाई दोस्तों याद रखनी है, ठीक है। आगे यदि अपन बात करें तो जो है वो हमें क्या पढ़ना है, आगे अपवर्तन के जो नियम हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमने जो भी पढ़ा है, यहाँ ये पढ़ा, उसके बाद में उससे पहले हमने ये पढ़ा, उससे पहले हमने ये पढ़ा, इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नियम हम जो है वो पढ़ेंगे कल की क्लास में, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन क्लास अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने में आपको संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी वो
बिल्कुल एकदम प्योर बेस्ट एंड बेस्ट कंटेंट के साथ में पढ़ाई जाएगी और ऑथेंटिक पढ़ाई जाएगी। ऐसी बात नहीं है कि मुंह उठा करके आगे और यहाँ पर छाप दिया ना, पहले मेहनत करते हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, मेहनत ही बोलती है। बिना मेहनत के हम प्लेटफॉर्म पर नहीं उतरते। आपने चाहे जीके की क्लास देखी है, चाहे आपने साइंस की क्लास देखी है, चाहे आप हमारे द इंग्लिश गुरु दयाल सर से भी जुड़े हो, उनकी भी क्लासें आपने देखी होगी। बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि अगर आप हमारे साथ में जुड़े हो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर किया करोगे, है ना। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, बच्चों को, फ्रेंड्स को, स्टूडेंट्स को जोड़कर लेके आया करो। आप ऑफलाइन पढ़ना है तो फिर देरी किस बात की, सभी बैच यहाँ पर चल रहे हैं। दिल्ली पुलिस की बहुत बड़ी वैकेंसी आपने देखी है, उनका भी बैच हम स्टार्ट करने वाले हैं। कल या परसों तक उसका भी बैच की इन्फॉर्मेशन आप सब तक पहुंच जाएगी। आप आकर के अभी से अपनी सीट है वो बुकिंग करवाइए क्लास में बैठने के लिए। मिलते हैं कल फिर इसी टाइम, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।